नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। गुलाम नबी आज़ाद की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। उसके 2 से 3 सिर्फ वजह है। पहला ये कि एक तो कांग्रेस पार्टी में सबसे तजुर्बेकार और वरिष्ठ नेता है। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में अपनी जमीनी हकीकत को और जमीनी सियासत को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने दरअसल ये खेल किया, ऐसा माना जा रहा है। तीसरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि गुलाम नबी आजाद अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब इन तीनों सवालों की हकीकत को हम तलाशने की कोशिश करें, इससे पहले वो वीडियो देखने की कोशिश करेंगे कि वीडियो की सच्चाई क्या है, किस तरीके से गुलाम नबी आजाद इशारों ही इशारों में बीजेपी में जाने के संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के जो तमाम हाई कमान हैं उसके बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो वो मैं आपको बताऊं, इस पे डिस्कस करें, इस पे सवाल जवाब करें। हम आपको पहले उनका बाइट दिखाते हैं, फिर बाइट देखने के बाद आप समझिए और चीजों को समझेंगे कि दरअसल गुलाम नबी आजाद कोई बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। याद रहे आप दर्शकों को कि आर्टिकल 370 धारा 370 हटने के बाद किस तरीके से, अनुच्छेद 370 हटने के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर में क्या ड्रामा हुआ था, ये तमाम चीजें आप दर्शक देख रहे थे और ये चीज हम सबको समझ में आ रहा था। तो आपने ये भी नोट किया कि किस तरीके से क्या हल हुआ था। आप दर्शकों को चलिए बताते हैं जो सवाल मैंने किया उसका जिक्र करें उससे पहले आप ये देखिए वीडियो गुलाम नबी आजाद का। जो स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने वीडियो देखा और उसके बाद से गुलाम नबी आजाद पे जिस तरीके से भड़कते नजर आए, जिस तरीके से हमला करते नजर आए कांग्रेस के नेता, वो तो और भी होश उड़ाने वाले हैं। क्या कुछ बयान था सचिन पायलट का, हम उस पर रुख करना चाहेंगे और फिर आप समझेंगे कि सचिन पायलट आग बबूला क्यों हुए। सचिन पायलट क्यों आखिर गुलाम नबी आजाद पे भड़कते नजर आए और क्यों अध्यक्ष पद को लेकर जो बवाल हो रहा है उस पर क्यों हो रहा था। पहले इनका बयान देखिए आप। देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली।
इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में, या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान देखो इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आए, क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को भी। अभी भारत के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा आज, जोधपुर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बातों को कर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आएँ, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की ज़मीन पे किया था उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं, उन लोगों की जो प्यास है, ज़मीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। अब जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हज़ारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता के लिए दे सकते हो, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं, इनके प्यास बुझाने के लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। और जिस गाय के नाम पर इतनी राजनीति बीजेपी करती है, आज लंपी बीमारी जो है पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही हैं तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए ताकि गौ माता। आपने दोनों का बयान देखा और दोनों के बयानों को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल कितना ड्रामा हो रहा था गुलाम नबी आजाद को लेकर। यही वजह है कि आज ये फैसला लेने पे मजबूर हो गए। देखना होगा कि आखिर बीजेपी में क्या कुछ होता है, देखना होगा कि बीजेपी में जाते हैं तो फिर क्या पद मिलता है गुलाम नबी आजाद को। आज के इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।